नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे जिस तरीके से जो एस्पिरेंट्स थे सड़कों पर उतरे थे, खान सर भी सड़कों पर दिखे, आखिर क्या कारण था और नॉर्मलाइजेशन आप एक आम आदमी को कैसे समझाइएगा? देखिए, नॉर्मलाइजेशन सबसे उटपटांग चीज कब लगती है जब अलग एक ही एग्जाम में आप सवाल अलग अलग करते हैं। एक और आप कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, और दूसरी ओर बच्चों से कहते हैं कि वन एग्जाम मल्टीपल क्वेश्चन। ये क्या होता है? जब आप इतने 140 करोड़ आबादी वाले में एक इलेक्शन करा सकते थे, यहाँ क्यों नहीं करा सकते? तो वही बात है। अब एक ही बच्चे से आप सपोज कीजिए कि आप भागलपुर के बच्चे से अलग सवाल पूछेंगे, पटना के बच्चे से अलग सवाल पूछेंगे, तो ऑब्वियस बात है किसी को प्रॉफिट होगी, भले वो थोड़ा सा लाभ हो या थोड़ी सी हानि हो, लेकिन चेंजिंग तो आएगी। तो बच्चों का यही कहना है कि फिर चेंजिंग क्यों? और ये जीएस में चेंजिंग खराब हो जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, भागलपुर के बच्चे से, कि गांधी जी का जन्म तिथि कब, सपोज, वो बच्चा आराम से बता देगा 1869। लेकिन अगर किसी पटना के विद्यार्थी से पूछा जाए कि बराक ओबामा का जन्म तिथि, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन कंप्यूटर कहेगा कि दोनों का सवाल सेम है, क्योंकि दोनों में जन्म तिथि पूछा गया। तो ये समझने की जरूरत है कि नॉर्मलाइजेशन गणित के लिए होता है, साइंस के लिए होता है, क्योंकि ये सवालें फॉर्मूला पे होती है, लेकिन जीएस में नहीं होता है। जैसे लहंगा एक अच्छा कपड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरुषों को पहना दीजिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन गणित के लिए प्रक्रिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीपीएससी में थोप दीजिएगा। आप उस दिन स्टूडेंट्स का साथ दिया, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज भी हुई, आप धरना स्थल भी गए, उसके बाद आपको पुलिस ने डिटेन किया, कहा जा रहा था अरेस्टिंग है, लेकिन वो डिटेन था, अरेस्टिंग नहीं थी, डिटेन किया गया था। ले जाया गया। इसके बाद क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? क्या पुलिस ने कोई बदसलूकी या कुछ प्रेशर आपके ऊपर बनाया कि स्टूडेंट्स को हटवाइए यहाँ से? देखिए, नहीं, ये सब चीजें पुलिस को, ये इस तरह की बातें पुलिस की छवि को खराब करेगी। क्योंकि हम उसके बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे, तो हम ज्यादा इस स्थिति में नहीं थे कि किसी को क्लियरफाई करें। अब 1 हफ्ता हो गया है, तो स्वास्थ्य ठीक है। अब हुआ क्या कि बच्चों को अगर हम लोग नहीं आते तो बच्चों की मांग को लोग नहीं रख पाते, सीरियस नहीं लेते। यहाँ पर हम लोग यही कह रहे थे, आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दीजिए कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। यही बात थी यहाँ पे। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते आते रात हो गया, तो हम जब वहां से जाने लगे, हमको लगा कि रात हो गया। वहां लड़कियां थी हमारे क्लास की, लगभग 2,500 हजार लड़कियां थी। अब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है, आप लड़कियों को यहाँ से उतना दूर ले गए हैं। दिन में तो बात चल जाएगी, ठंड का दिन है, रात हो गई थी, ना वॉशरूम की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था, वो जगह क्या है, रात में क्या होगा, सिक्योरिटी इशू, तो सारी चीजें होती। तो हमें लगा कि अब बहुत हो गया, हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, अब हमें खुद जाना चाहिए आयोग की ओर। तो हमें लगा कि हम यहाँ चुपके से निकल जाएंगे। हमें लगा वहाँ पुलिस नहीं है, तो हमको लगा हम निकल जाएंगे, बट वहाँ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे लोग। तो उसके बाद वो लोग पता नहीं किधर किधर से आ गए और हमसे पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं। तो हमको लगा ये तो सिविल ड्रेस में थे 2-4 लोग। हम कहें कि देखिए रात हो गया है, हम जाते हैं बीपीएससी आयोग। तो हमें पता चला कि ये लोग तो मतलब पुलिस के ही हैं यहाँ पे। तो फिर वहां से सीनियर आए, वो कहें कि हम आपको आयोग जाने नहीं देंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि रात हो गया है, लड़कियां कहाँ जाएंगी, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तब हमको डिटेन करना पड़ेगा। तो हमें थाना हम देखे नहीं थे, हमको लगा इधर से हम निकल जाएंगे, तो पता चला रास्ता में ही थाना है। तो वो लोग डिटेन कर लिए कुछ देर के लिए। फिर मजिस्ट्रेट सर आए और फिर डीएसपी मैम आई। तो उन्होंने कहा कि अगर अराजकता फैली होगी, कोई तोड़ फोड़ हुआ होगा, तो हम एफआईआर करेंगे। हमने कहा मैम आप जांच कर लीजिए, अगर ऐसा हुआ होगा तो आप एफआईआर कर सकती हैं, आपका तो अधिकार है यहाँ पे। तब तक नोटिफिकेशन आ गया कि नॉर्मलाइजेशन आयोग नहीं कर रही है। तो हमसे ये कहा गया कि अब आपका नोटिफिकेशन आ गया है, अब आप धरना स्थल पे नहीं जाएंगे। ऐसा कोई ज्यादती या कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया। उसके बाद ही खान सर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फोटो आती है, वायरल होता है, ट्रेंड होने लगता है सोशल मीडिया पे। खान सर के साथ जांचती हुई पुलिस थाने में, यही कारण है, तबीयत बिगड़ गई, प्रेशर हुआ, कुछ बदसलूकी हुई खान सर की। क्या ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली देखिए, उनका ये बस था कि अब जब नोटिफिकेशन आ गया तो आप धरना स्थल पे नहीं जाइएगा। अब जिनका मांग पूरा हो गया वो निकलने लगे। तो अब हम नेटवर्क मेरा थाने में उतना नहीं काम नहीं कर रहा था, तो हम फोन किए 1-2 आदमी को। तो एक आदमी उठा के हाँ सर नोटिफिकेशन आया है, बट बच्चों की 3 मांग थी, जो सर्वर डाटा वैसा हमने अवगत भी कराया था कि सर्वर की वजह से। तब जब खत्म हो गया, तो चूंकि पुलिस स्टेशन और धरना स्थल आमने सामने, तो हमें लगा कि हम कह देंगे कि ठीक है हम नहीं जाएंगे धरना स्थल पे, और हम फिर चले ही जाएंगे। बट पुलिस हम लोग से ज्यादा एक्सपीरियंस वाली होती है, दिन रात उनको ऐसे ही लोगों से पाला पड़ते रहता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको यहाँ नहीं जाने देंगे, हम आपको कहीं और छोड़ेंगे। तो फिर हमारे लिए दुविधा कि आप हमको कहीं उतार देंगे, हम बाजार में भटकते रहेंगे, भाई कहाँ जाएंगे। यहाँ पे हमारे एरिया से हम पहले उधर, मतलब पहले तो हम लोग गर्दनी बाग में कोई नॉर्मल हम लोग तो रहते नहीं, वहाँ ज्यादातर यही लोग हैं। तो फिर उसके बाद हुआ कि हमारी गाड़ी दूसरे साइड में थी। गर्दनी बाग धरना स्थल के एक साइड थाना है और दूसरे साइड मेरी गाड़ी थी, और बीच से जाने के लिए वो धरना स्थल जाना होता है। अब पुलिस का कहना था कि आपको ये धरना स्थल पे हम जाने नहीं देंगे। अब हमारी गाड़ी इधर है
और इधर थाना है। अब ये बताइए, हम उड़ के तो नहीं जा सकते हैं यहाँ पे, तो वही तब हुआ कि हम पुलिस स्टेशन से आपको छोड़ देते, आप गाड़ी मंगा लीजिए यहाँ पर। तबियत कैसे बिगड़ी? मेरी तबीयत पहले 1.5 महीने से खराब थी तो हम ये सोच रहे थे कि एग्जाम खत्म हो जाता है तो अच्छे से ट्रीटमेंट कराएंगे यहाँ पर। बाकी लोग कह भी रहे थे कि इतना देर झेलना ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या कीजिएगा। और उस दिन खाना पीना कोई नहीं खाया था, ना स्टूडेंट ना हम लोग भी, और वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी। 6-7 घंटा खड़े होकर प्रोटेस्ट करना, हमारी मांग पूरी करो, ये गलत है वो गलत है, दुनिया भर की चीज़। तो वहाँ हमको अचानक वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। अब हमारे लिए समस्या क्या, अगर हम हट जाते तो बच्चों का मनोबल टूट जाता, और हमारा हिम्मत नहीं कर रहा था खड़े होने का, इतनी वोमिटिंग हो रही थी। अब क्या करें, हमको वहाँ पे करना पड़ता। तब तक उसके बाद हम कपड़े भी मतलब स्वेटर वगैरह नहीं पहने थे, और थाने में बैठाया गया। आयोग इतना लेट कर रहा था, तो घर हम आए तो बीपी चेक किए तो 170 था। अब इतना बीपी के बाद 1-2 आदमी से फोन पे बात किए तो वो लोग भी और डरा दिए कि भाई इसमें कुछ भी हो सकता है, अब जाइए। तो हम डॉक्टर के पास दवा लिए और आ गए। हमें लगा ठीक हो जाएगा, बट अगले दिन तक ठीक नहीं हुआ। तो हमें लगा एडमिट होना पड़ेगा, तब फिर हमको एडमिट होना पड़ा। अब उसके बाद डॉक्टर लोग क्या क्या वो पिए, और तो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हो रहा था जिस तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से आप पर नहीं, ये नहीं, पुलिस के साथ, पुलिस का इसमें कोई वो नहीं, रोल नहीं। हमारी लड़ाई आयोग से थी। पर्सनालिटी पे कि खान सर बचने के लिए एडमिट हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खान सर अब जाने वाले हैं। नहीं, ऐसी ही सब अफवाह। देखिए, अब कोई इंसान हॉस्पिटल में है, अब बाहर कुछ भी अफवाह फैला दीजिए। एक तो हॉस्पिटल का सिनेरियो अजीब रहता है, दिन रात टाइम पता ही नहीं चलता है क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। तो बाहर कोई अफवाह फैला दिया कि खान सर के साथ ज्यादती हुई या खान सर नहीं रहे, एक आदमी बता रहे थे ऐसा भी है, तो ये सब चीज अफवाह है। नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए सर, क्या मानते हैं कि बीपीएससी बोर्ड या कुछ अधिकारियों की कमजोरी, गलती है या उनकी ड्रॉबैक्स है कि वो इस चीज को कन्वे नहीं कर पाए? एक नोटिस जाता है डीएम्स को, 3 तरह के क्वेश्चन पेपर। हाँ, ये नोटिस लगता है कि बीपीएससी कुछ अधिकारी हैं हु आर लाइंग, जो स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं। क्लियर, वो लोग लाइंग है और दे आर वेरी बायस्ड, एंड उनके अंदर ब्यूरोक्रेसी वाली फीलिंग है ना, हम जो चाहेंगे वही होगा। ये बहुत खराब चीज है यहाँ पर। और आप अगर बीपीएससी के इस बार का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि यह सवाल जो है ये नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रख के बनाया गया था। किसी शिक्षक तो छोड़ दीजिए, किसी विद्यार्थी से पूछेगा कि ये सवाल बीपीएससी के स्टैंडर्ड का था, एक्चुअल में वो बीपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं, वो नॉर्मलाइजेशन का स्टैंडर्ड था। दूसरी एक और चीज है कि अगर हम मैट्रिक पास हुए, हमको जमाना हो गया, 15-16 साल हो गया मैट्रिक पास किए हुए। अब अगर हम ये कहें कि कोई मैट्रिक का बच्चा, हम उससे सलाह क्यों ले, तो मेरे टाइम सिलेबस कुछ और था, अभी सिलेबस कुछ और है, मेरे सामने चैलेंज कुछ है। तो मेरा एक दायित्व तो बनता है कि हम अपने अनुभवों के साथ साथ उसकी भी बात सुने। तो वो लोग को ऐसा लगता है ना कि हम लोग किसी काम के नहीं हैं। हम लोग बस यही कह रहे थे कि सर बच्चे कभी नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन हमने कहा था कि हम अपने खर्च पे बापू सभागार बुक कर देते हैं, जिसका लाखों रुपए खर्च आते हैं, और आयोग से हमने विनती किया था कि आप बैठ के सारे बच्चों का फीडबैक ले लीजिए। हमने उन्हें ये भी कहा था कि सर हमारे जितने बच्चे हैं, हम ऑनलाइन उनको या पे एक पोर्टल दे दीजिए जहां वोटिंग करा लीजिए। अगर 99.99 बच्चों ने कह दिया कि नॉर्मलाइजेशन गलत नहीं है, तो आप कह दीजिएगा, एक बच्चा भी नहीं कहेगा कि नॉर्मलाइजेशन सही है। क्या मानते हैं कि कुछ बंच ऑफ ऑफिसर्स हैं बीपीएससी ऑफिस में जो जिस तरीके से झूठ बोल रहे थे इस मुद्दे पर और बरगला रहे थे सरकार को भी? बिल्कुल, यहाँ पर सरकार को ये लोग पूरी कोशिश किए थे कन्विंस करने के लिए। हमने गवर्नमेंट में जितने जगह हो सकते थे पिछले 1.5-2 महीने से हर जगह जा जाके ये चीजें समझा रहे थे कि सर इस चीजें से मत खेलिए बच्चों से, यहाँ पर आप अपने अधिकारियों को समझाइए। तो कई मीडिया में भी फोटो आ जाती है और आप लोग चला दिए थे कि राजनीति में जा रहे हैं। इवन हम सीएम सर से भी मिले थे, मनीष वर्मा सर से भी मिले थे, अशोक चौधरी जी से भी मिले थे। ये सारे लोग जो थे नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में कोई नहीं था, लेकिन अल्टीमेट ये मिनिस्टर लोगों को, अधिकारी जो होते हैं, आयोग चूंकि स्वतंत्र निकाय है वहां पे, तो उनमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम सबसे अवगत कराए थे यहाँ पर। लास्टली यही हुआ, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना पड़ा। इन अधिकारियों का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? देखिए, अब चुनावी वर्ष है, हमें तो लगता है कि अधिकारी लोग की मंशा पे एक बार स्वयं मुख्यमंत्री जी को जांच करनी चाहिए। वो एक और तो इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल रहे हैं, और एक और अधिकारी की इस थोड़ी लापरवाही और अपनी हठधर्मिता की वजह से बदनामी सरकार की हो रही है। तो एक कहावत कहा जाता है, मतलब अब क्या बोले हम, कहावत देहात का कहावत थोड़ा उटपटांग रहता है, अब छोड़िए उसको। लेकिन फिर भी इस पे एक बार जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों ऐसी बातें करते हैं। एक और आप कहते हैं कि मेरे लिए 5-4 लाख बच्चे जरूरी हैं, आपके लिए सारे बच्चे जरूरी होने चाहिए यहाँ पर।
खान सर जब आते हैं इस तरीके बात करते हैं तो लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एम्बिशन है, खान सर को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इसका पॉलिटिकल रामिफिकेशन होता है, क्या ऐसा भी कुछ है? अब एक बात बताइए आप, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का मैटर हुआ, या जो बापू परीक्षा परिषद में हंगामा हुआ, ये बात कहने के लिए हम पाकिस्तान जाएं? अपने मुख्यमंत्री को न बोलेंगे? या फिर मुख्यमंत्री से करीबी वो मंत्री जो मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करे, या वो अधिकारी जो कन्विंस कर सके यहाँ पर, तो हम उनसे जाके बोल रहे हैं। अब बात निकालने के लिए निकाल सकते हैं यहाँ पे, और अगर रहता तो हम तो क्लियर करते। कौन आदमी राजनीति में जाता है कंबल ओढ़ के कि हम चुपचाप आ गए हैं? वो तो राजनीति वाले तो चाहते हैं कि भाई हमारा हंगामा हो, कि हम जा रहे हैं। हमको क्या जरूरत है कि भाई ये सब करने की, हम जा रहे हैं अपने काम से। और वहां भी स्पष्ट कह रहे हैं कि शिक्षा पे बात हुई। अभी बीपीएससी कोई मतलब क्या है, ये कोई हवाई जहाज का विभाग थोड़ी है। बच्चे आते हैं खान सर के पास पढ़ने के लिए, आखिर बीपीएससी के कुछ अधिकारियों को या बीपीएससी चेयरपर्सन को क्या प्रॉब्लम होती है खान सर से अगर वो बुला के बात कर ले, स्टूडेंट्स के भावना को जान जाए? क्या इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए बीपीएससी के चेयरमैन या अधिकारी बोर्ड को? सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि जो बीपीएससी में बैठा है उसको अगर विद्यार्थियों की समस्या ही नहीं पता है, उसे खान सर जैसे या अन्य टीचरों से बात करना पड़े, ये दुर्भाग्य है। आप हमसे पूछिए स्टूडेंट को लॉज में क्या दिक्कत होता है? सुबेरे सब्जी बनाएगा, रात में नहीं बनाएगा कि टाइम बचेगा? हम उसके लॉज में गए हैं, कितना समस्या है उसको। वो सुबह नाश्ता नहीं करेगा, सब कहेगा सब कि 1 के 2 टाइम खा के रह जाते हैं। भूख लगता है उनको इतना जोर से, लेकिन फिर पेट दाब के रह जाते हैं। हम पूछने जाते हैं, मीटिंग बनाते हैं आप लोगों से या किसी से कि आप बताइए। ये दिखाता है कि आपको उनसे कोई लगाव नहीं है। एक बच्चा कितना मेहनत करके पढ़ता है। आप सोचिए, बीपीएससी का प्री का एग्जाम दिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता है दुनिया का कोई विद्यार्थी अपने आप को कंफर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये कट ऑफ पे डिपेंड होता है। अगर कितना भी पढ़ने में तेज रहेगा, कट ऑफ चला जाएगा ज्यादा तो नहीं होगा। इतना गैर जिम्मेदार है ये लोग। बीपीएससी का एग्जाम लेते हैं, मशीन आंसर चेक करती है, 2 दिन में रिजल्ट दे सकती है, बट उसका रिजल्ट देंगे लोग 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, और कहेंगे कि अगले महीने मेंस का एग्जाम है। ये तो आपका बच्चा पास हो सकता है जिसको आपने बहुत अच्छा से दुलार से हॉर्लिक्स पीला पीला पाला है, जो मजदूरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसके लिए आप 1 महीना में कर देंगे। तो वहां एक संवेदनशील व्यक्ति की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो बूढ़ा हो गया हो और कहे कि हम सीनियर हैं। सीनियर और बूढ़ा में अंतर होता है। क्या आपने कभी जब मुलाकात हुई बड़े बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री से, क्या ये सब बातें रखी? हमने बातें रखी थी, लेकिन हमको बहुत दुर्भाग्य होता है कि बीपीएससी के अंदर से कुछ लोग जाके कन्विंस करने लगे। और कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो थोड़ा ज्यादा होता है कि नहीं ये आईएएस अधिकारी ये जो बोल रहा है सही हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। मतलब कि वो जो बोलेंगे वही सही होगा। उनके समय हो सकता था सही। खान सर, एक और चीज पूछना है, क्या कोचिंग राइवलरी भी एक कारण है कि जिस तरीके से खान सर हमेशा लाइन न्यूज में रहते हैं? देखिए, हम लोग कोई न्यूज में नहीं रहते। मेरा 24 मिलियन का चैनल है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। उस पर एक वीडियो आप नहीं देखे होंगे जिसपे हमने बोला हो कि हमने बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किया या ये किया। अगर हमको यही करना रहता तो हमसे बड़ा चैनल किसी टीचर का नहीं है। एजुकेशन चैनल पूरी दुनिया का 24 मिलियन, आप उस पर देखिए। हमने उस पर कुछ भी नहीं बोला। हमारी लड़ाई कोई फेमस होने के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो बच्चों को हक दिलाने की है। अगर ये रहता तो हम अपने चैनल पे 10 वीडियो डाले रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। आप लोग पकड़ लेते हैं तो हम क्या करें? आपने जो कहा कि बीपीएससी प्रैक्टिकल नहीं है, वो तो साबित हो गया ना। बापू परीक्षा जो सभा है जहाँ एग्जाम, हमने कल ही बोला था न्यूज में कि मंडे को इस पे एक्शन लिया जाएगा। एक्शन हो गया। यहाँ पे वो सामने दिखता है ना। आप इतने दिन से पत्रकार, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आप बताइए, आपको नहीं लग जाता है कि किस पे न्याय आएगा, किस पे नहीं आएगा? यहाँ पे तो दिख जाता है कि किस पे ब्लंडर है या मिस्टेक है। तो वीडियोस आए थे सर कि पेपर व्यवस्थित चुना जा रहा है। हमारे पास जब ये खबर आया, हमने सबसे पहले 112 पे फोन किए, फिर 100 नंबर डायल किए, अपने थाना अध्यक्ष को बता दिए, पटना एसएसपी को बता दिए, वायरलेस पे कह दिए, रिक्वेस्ट किए कि भैया हमको हर थाना का नहीं लग रहा है, आप प्लीज वायरलेस पे कर दीजिए। यहाँ पर डीएम ऑफिस आपको अवगत करा दिया। हमारा जो कर्तव्य बनता था हमने करा दिया, और उसका हमने प्रूफ भी रख लिया कि देखिए हमने इतने बजे इस नंबर पे फोन किया है। नहीं तो कल को कोई कहेगा कि आप क्यों नहीं जानकारी उपलब्ध करा, तो हमने करा दिया, उसको वीडियोग्राफी भी करा लिया। बीपीएससी जो जांच कर रही है कि कुछ कोचिंग संस्थान के लोग प्रोवोक कर रहे थे, उनको जांच कीजिए। बीपीएससी को अगर ऐसा लगता है तो हम बीपीएससी से ही कहते हैं और प्रशासन से भी कहते हैं कि नार्को टेस्ट कीजिए और हमसे स्टार्ट कीजिए। हाँ, हम क्या कहते हैं कि परमिशन लेना होता है, हम कहते हैं हम स्वेच्छा से दे रहे हैं। आप मेरा नार्को टेस्ट कीजिए और ऐसे सभी का नार्को टेस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्व है जो इन पेपर सेटिंग करने वाले और बच्चों के बीच में कनेक्शन का काम कर देता है यहाँ पर। तो हो सकता है कि
कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, उसके लिंक का कोई हो, आप मेरा नार्को टेस्ट कर लीजिए, स्टार्ट हमसे कर लीजिए, हम अपना देने को तैयार हैं। यूपीएससी का पेपर लीक होता है, अलग बोर्ड्स का पेपर लीक होता है, लेकिन सेंटर स्टेज पे कोचिंग संचालन या कोचिंग गुरुज जो होते हैं वो आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट को एक कड़ी स्टैंड लेनी चाहिए और एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि आप हमें क्यों घसीटते हैं इसमें? अब देखिए, इस पे तो गवर्नमेंट को जितना सख्त एक्शन लेना चाहिए वो है। हम तो बोल दिए कि भाई आप नार्को टेस्ट कीजिए, उसके बाद टांग दीजिए फांसी पे। अब हमको इससे अब जांच होगा, कब रिपोर्ट आएगा, जांच में क्या होगा, हमारी बात सुनी गई, तुम्हारी नहीं सुनी गई, मीडिया के सामने रखिए। हम तो कहते हैं जांच कर लीजिए, कितना संपत्ति है, कितना फीस लेते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या रिलेशन, सारा जांच कर लीजिए। हम तो स्टार्ट अपने से करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, एक और आखिरी सवाल, आप सबको जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो अभी भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ खान सर। अब देखिए, अब हम लोग क्या है कि आपको देखिए, हमको नाम से कोई ऐतराज नहीं है, आप समझिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई पाकिस्तान से आए हैं या चाइना से आए हैं। बात बस ये है कि जब हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, हम ना उनका जाति धर्म कुछ नहीं देखते हैं। हमसे वो बच्चे पूछते तो हमें क्या दिक्कत थी, लेकिन जब हमसे ये पहली बार पूछा गया तो बहुत धमकी भरे अंदाज में उन लोगों ने पूछा जिनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सा एक दिल पे चोट लग गया है। आप हमसे प्यार से पूछ सकते थे, आपने तो वो बस वही एक खराब लग गया हमको। 2025 में चुनाव आ रहा है, क्या आप मांग कीजिएगा हर पॉलिटिकल पार्टीज को कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना एजेंडा? अरे बाप रे, तो एकदम में हम एकदम मांग करेंगे कि आप बच्चों का ध्यान में रखिए, कैलेंडर जारी कीजिए। पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा लागू करने के लिए जो इलेक्शन में प्रॉमिस करेगा, उसमें क्या स्टूडेंट्स के भी ध्यान रखना चाहिए? इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट्स को भी कंसल्ट करना चाहिए। इतना बढ़िया आप सवाल पूछे ना, एकदम मेरा मन का बात छीन लिए। यहाँ पर बच्चों का ये नहीं कहना है कि आप उनको 5 करोड़ वैकेंसी दे दीजिए, उनका बस ये कहना है आप 20,000 सीट वैकेंसी दीजिएगा, 5,000 दीजिएगा, 50,000 दीजिएगा, आप इसका एक कैलेंडर जारी कर दीजिए। क्योंकि कोई बच्चा है, अगर उसको आप कह देंगे कि जैसे एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस का होता है, पूरा कैलेंडर जारी है, नीट का है, जेई का है, तो आप उसी तरह से सबका, रेलवे का, एसएससी का, सबका कैलेंडर जारी कर दीजिए। सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। कब वैकेंसी आएगी, कब रिजल्ट आएगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू, इससे अच्छा चाहिए। अभी तो घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए। हम लोग बाकी पार्टियों से भी कहेंगे कि भैया प्लीज आप घोषणा पत्र का हिस्सा बनाइए। इससे हम लोग से जो सहयोग होगा इस मामले में हम सबका सहयोग करने को तैयार है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में भी एक सर हैं ओझा सर, उन्हें आम आदमी पार्टी ने इलेक्शंस में उतारा है, कैसे देखते हैं इसे? और पिछले दिनों जब आपकी कुछ मुलाकातें हुई, राजनीतिक मुलाकातें, उसके बाद पटना में भी हलचल शुरू हो गया है। अब ये हलचल आप ही लोग पैदा कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? हमको पढ़ाने देखिए, 24 में लोकसभा था तो भी हमको कहा गया हमें नहीं इलेक्शन था, और ये 25 में भी है। अब इसमें आप लोग जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा ना कोई आके जरूर सवाल पूछेगा कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमको काहे वहां जबरदस्ती भेजना चाह रहे हैं। दूसरा कि ओझा सर जो हैं, तो ओझा सर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब कोई शिक्षित व्यक्ति जा रहा है तो हमारे जैसे हजारों लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं, जो भी शिक्षित व्यक्ति जा रहा है उसका स्वागत है। और एक बात तो है ना कि आप उस व्यक्ति में आपको पसंद ना पसंद अलग बात है, आप ये मानते हैं ना कि शिक्षित व्यक्ति है, और एक और कहते हैं कि शिक्षित लोगों को आना चाहिए, और एक और अगर कोई शिक्षित व्यक्ति चल जाएगा तो आप कहेंगे कि काहे चल गया। तो भाई पहले एक को डिसाइड कर लो कि भाई पढ़े लिखे को भेजना है कि नहीं भेजना है। बाकी जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो सब जाएं वहां पर, और लोकतंत्र की यही मैच्योरिटी आएगी जब आप हवाई चप्पल पे बैठा व्यक्ति हवाई जहाज पे चलने वाले प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके। सर, आज तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी क्षति हुई? देखिए, ये तो बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ना जो हमारे ट्रेडिशनल संगीत है, जैसे सितार हो गया, तबला हो गया, सारंग हो गया, इसको ये लोग अब विलुप्त हो रहा है। आप देखिए, ये आजकल का ये वेस्टर्न नाच गाना आ गया है, भरतनाट्यम विलुप्त हो रहा है, और ऐसे में ऐसे महान लोगों का निधन हो जाना, ये तो अब अभूतपूर्व क्षति है। दूसरा, हमारे यहाँ बिहार से शारदा सिन्हा जी, तो अब इसको कैसे, इसकी कोई भरपाई नहीं है।